नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इस बार लोकसभा चुनाव से दूर रहेंगे। सुशील कुमार मोदी चुनाव में बीजेपी की मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सुशील कुमार मोदी पिछले 6 महीने से कैंसर से पीड़ित हैं। खुद सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी के प्रति सदा आभारी और सदैव समर्पित रहूंगा। तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सुशील कुमार मोदी ने ये जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से वो कैंसर से संघर्ष कर रहे हैं। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को कैंसर की खबर सुनकर बीजेपी सांसद और पटना साहिब से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद भावुक हो गए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये जानकर उन्हें दुख हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि सुशील मोदी जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। चुनाव में वो प्रचार नहीं करेंगे, इसकी कमी जरूर खलेगी। देखिए, सुशील मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नेता भी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है और हम उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सुशील मोदी ने बिहार बीजेपी के विकास में बहुत काम किया है और मेरे लिए तो स्वयं बहुत ही ये भावनात्मक सवाल आपने उठा दिया। चारा घोटाला और कचरा घोटाले में वो हमारे मुवक्किल थे, पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। उसके कारण क्या क्या हुआ आपको पता ही है। लोग जेल गए, कन्विक्शन हो गया। ये तो बताना भूल ही गए कि जो सजायाफ्ता है 4-4 केस में, वो शुचिता की बात करते हैं। चलिए, अलग विषय। जल्दी ठीक हो जाए, उनकी कमी खलेगी, लेकिन स्वास्थ्य जरूरी है। तो सुशील जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ करने की हम कामना करते हैं। वहीं सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सुशील मोदी के कैंसर से पीड़ित होने पर दुख जताया और कहा कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि सुशील कुमार मोदी ने हमें राजनीति में उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मां जानकी से प्रार्थना है कि उन्हें जल्द ही स्वस्थ करें। हम सबकी एक ही प्रार्थना है मां जानकी से कि जिसने व्यक्ति ने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति में लाया और आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूं राजनीति में, वो अगर पूरी की तरफ देन है तो माननीय बड़े भाई सुशील कुमार मोदी की। उन्होंने लिखा है ट्वीट करके कि मैं कैंसर से 6 महीने से जूझ रहा हूं। आज तक कभी वो कोई जंग नहीं हारे हैं और ये जंग भी जीतेंगे। मां जानकी का, पूरे बिहारवासियों का, सभी उनके छोटे भाइयों की शुभकामनाएं उनके साथ है। जिस हिम्मत से उन्होंने हर जंग जीता है, ये जंग भी वो जीतेंगे और पुनः हम लोगों के बीच आकर हम सभी को अपना मार्गदर्शन देंगे। सिवान लोकसभा सीट से दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिना शहाब ने सिवान से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हिना के इस ऐलान के बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। हिना शहाब ने दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद अनदेखी करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव को लेकर हिना शहाब इन दिनों लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रही हैं। क्षेत्र में लगातार घूम रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। कार्यक्रम में ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। सिवान के गुठनी प्रखंड में उन्होंने कहा कि जिस आरजेडी को मेरे साहब ने जमीन से सींचकर आसमान तक पहुंचाया, उनके निधन के बाद पार्टी ने अनदेखी की। आपको बता दें कि सिवान बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन यहां से आरजेडी के सांसद रहे थे। एक समय में सिवान का इलाके में उनका खासा प्रभाव भी माना जाता था और उनके निधन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हवा बदली। शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी की दूरियां भी बढ़ गई है। तो हिना शहाब को अब आप जानिए कौन है। तो हिना शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। 3 बार लोकसभा चुनाव हिना शहाब लड़ चुकी हैं, लेकिन तीनों ही बार लोकसभा चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा है। 2009, 2014 और 2019 में हिना शहाब चुनाव हारी हैं। शहाबुद्दीन इसी सीट से 2 बार एमएलए बने, 4 बार सांसद रहे हैं, जो इनके पति हैं।
दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब लेकिन अब निर्दलीय चुनाव फिर से लड़ने वाली है। जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इस पे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं। और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना। हाजीपुर में चिराग पासवान को समर्थन देंगे पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चाहे चिराग पासवान की सीट हो या किसी और की, हम समर्थन करेंगे। यानी हाजीपुर में भतीजे का साथ देते हुए नजर आएंगे चाचा पशुपति पारस। लोजपा का सीट हो, चिराग पासवान जी का सीट हो, एनडीए का सीट हो, भाजपा का हो, जनता दल यू का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, जीतन राम मांझी जी का हो, सब एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। तो 40 में 40 सीट पर देखिए, हम लोग नीति और सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं। किसी से व्यक्तिगत यदि हमारी दुश्मनी है या व्यक्तिगत विरोध है, उस विरोध को हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश में तीसरी बार पुनः देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के बिहार दौरे की। कल बिहार दौरे पर आने से पहले पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए नया मंत्र दे दिया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाएं। लालू राबड़ी राज और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बीच में लोगों को फर्क बताएं। पीएम ने खासकर नए वोटरों पर फोकस करने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ था, उन्हें बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसे जंगल राज में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं। और ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी चुनाव में जंगल राज का जिक्र कर रही हो। पिछले महीने 6 मार्च को बिहार दौरे पर आए पीएम मोदी ने बेतिया में भी जंगल राज के जरिए ही आरजेडी और लालू परिवार को घेरने की कोशिश की थी। माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। बिहार ने तो वो दौर भी देखा है जब औरतों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होता था, लेकिन एनडीए के शासन में बिहार में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ और विकास योजनाओं का प्रभाव दिखने लगा। मेरी सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह है कि हर क्षेत्र में एनडीए के सब साथी मिलकर के काम करें। जो भी एनडीए के छोटे मोटे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर बूथ लेवल पर सब मिलकर के काम करें। और कार्यकर्ताओं को सलाह है कि लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें 2 दशक पहले के जो हालात थे उसका विस्तार से वर्णन करके याद कराना चाहिए। वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। और जब वो लोग बताएंगे तो ये नई पीढ़ी को पता चलेगा, माताओं बहनों को याद आएगा। बहुत से घर तो ऐसे होंगे कि जो लोग अब बाहर रहने चले होंगे, कहीं बहू बाहर से आई होगी। इन सबको पुरानी चीजें बताना बहुत जरूरी है।
तो पीएम मोदी के जंगल राज की याद दिलाने वाले टिप्स पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने पीएम मोदी के इस चुनावी मंत्र का स्वागत करते हुए लालू राबड़ी राज पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए जंगल राज के मुद्दे पर पलटवार किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए यह बताया कि नीतीश राज और लालू जी के राज में क्या अंतर है। 118 नरसंहार का बिहार, खेत खलिहान में आग लगा हुआ था, दिन में भी लोग निकलने में भयभीत रहते थे। उनको ये भी कहना चाहिए था कि 14 महीने जो वादा किया था बेरोजगारों को साल में एक साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का और किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का, देश से महंगाई भगाने का, उनको ये भी बात कहनी चाहिए। ये अब जुमला साबित हो गया। जंगल राज के जिक्र के अलावा पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के लिए और भी कई मंत्र दिए हैं। कल वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से बात की। पीएम ने लोकसभा चुनाव से संबंधित फीडबैक लिया और पीएम मोदी ने सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। जंगल राज के बारे में बताने को पीएम मोदी ने कहा। जंगल राज और नीतीश राज का फर्क बताने को पीएम मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने नए वोटर पर फोकस करने को कहा है, यानी ये टास्क दिया गया है कि जितने भी नए वोटर्स इस बार चुनाव में भाग लेंगे उन्हें जंगल राज और नीतीश राज के बीच का फर्क बताया जाए। मेरा बूथ सबसे मजबूत को संकल्प बनाने को पीएम मोदी ने कहा है। ये टास्क भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसके साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव को साझा करने को कहा है, यानी जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वो दौर भी देखा है जिसका जिक्र पीएम मोदी कर रहे थे, जंगल राज का दौर, तो वो अपने अनुभवों को साझा करें, जनता को ये बताएं ताकि उन्हें फर्क समझ में आए। इसके साथ ही बूथ लेवल के कार्यकर्ता जल्द ही टिफिन बैठक करें, ये टास्क भी दिया गया है। टिफिन बैठक के जरिए सभी पन्ना प्रमुख वोटरों को विकास के बारे में बताएं। और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि 10 साल में जो काम किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसे भी जनता के बीच में बताना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के नुकसान की चर्चा करें, पीएम मोदी ने यह भी पॉइंट रखा है। और आपको याद होगा जब भी पीएम मोदी सार्वजनिक मंच पर होते हैं तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर जिक्र जरूर करते हैं, तो उससे क्या नुकसान हुआ है इसकी चर्चा करने को उन्होंने कहा है। प्रचार से अधिक वोट जोड़ने की दिशा में जो कार्यकर्ता हैं वो काम करें, पीएम मोदी ने ये टिप्स दिया है। पीएम मोदी ने बूथ जीतने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 370 नए लोगों को बूथ में जोड़ने की बात कही गई है। पीएम मोदी की तरफ से टास्क पहले दिया गया था, यानी हर एक बूथ पर 370 नए लोगों को जोड़ना है, ये टास्क दिया गया है। बढ़ते आगे, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग भ्रष्टाचार कर अकूत संपत्ति अर्जित करने में विश्वास रखते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, और क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो अलायंस विथ करप्शन हो गया है। और वो इंडिया अलायंस नहीं है, करप्शन का अलायंस है। जो लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं उनका एक ही काम है, मोदी जी को गाली दो, मोदी जी पर इल्ज़ाम लगाओ, हर बात में ईडी सीबीआई बोलो। ये उन्होंने एक तकिया कलाम बना लिया है। बिहार में विकास के मुद्दे पर बीजेपी और आरजेडी में तकरार देखने को मिल रहा है। सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी ने मरौना में बंद पड़े चीनी मिल को लेकर पूर्व सीएम लालू प्रसाद को जिम्मेदार ठहराया। रूढ़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने इन मिलों को बंद करवाया था। रूढ़ी के इस बयान पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि सांसद रहते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी ने खुद एक भी काम सारण क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया है। उससे बड़ी जब बंद कब हुआ तो ये भी तो पूछ लिया जाता। खुलने का बात तो बाद में है। NH-19 शुरू होकर के बंद कब हो गया ये तो कभी एक बार उनसे पूछ लीजिए कि बंद स्वीकृत कब हुआ था और काम रुक कब गया। जो
जो बंद करवा दिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और जो बंद करने वाला है उससे कुछ नहीं पूछिएगा। तो बड़ा अच्छा आप लोगों का भी सवाल जवाब है। रोड बनना शुरू हुआ, अलाइनमेंट बदल दिए, काम बंद हो गया, 9 साल के बाद हम चालू करा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जब राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे कि राजीव प्रताप रूडी आप चालू क्यों नहीं करा रहे। तो रेलवे चक्का कारखाना के अतिरिक्त, जेपी सेतु के अतिरिक्त जो डबल डेकर बन रहा है, इसके अलावे जो मांझी में जो पुल बना, वीर कुंवर सिंह जो यहाँ पर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हुआ, इसके अतिरिक्त कोई अगर रेवा घाट के अलावे और कोई भी अतिरिक्त कोई अपना विकास कार्य बता दे। अरे भाई, हम तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं मरहौरा चीनी मिल का क्या हुआ। आप तो लगातार जब लोकसभा का चुनाव आता है मरहौरा चीनी मिल की आप जिक्र करते हैं। जब आप एक साधारण सा मिल चालू नहीं कर सकते हैं तो आपके जो इतने दिनों से आप सांसद बने हुए हैं, क्या यहाँ विकास की चर्चा हो सकती है? सारण लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने सारण में रोड शो किया। सांडा गांव के पास पूर्व प्रत्याशी सुनील राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रोहिणी आचार्य का भव्य स्वागत किया और जेसीबी से फूलों की बारिश की गई। इस दौरान रोहिणी आचार्य ने सारण में मिल रहे समर्थन के लिए सारण की जनता का आशीर्वाद और धन्यवाद भी दिया। वहीं सारण की बदहाली के लिए लालू यादव को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता खुद उनसे हिसाब मांग रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब रोहिणी आचार्य वहां रोड शो कर रही थी, उन पर फूलों की बारिश भी की गई और रोहिणी आचार्य ने इस पूरे मुद्दे को लेकर राजीव प्रताप रूडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता उनसे हिसाब मांग रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, सारण की जनता ने अपनी बेटी को अपनाया और अपनी बेटी के ऊपर इतना प्यार आशीर्वाद लुटा रहे हैं, उधेड़ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे न्यौछावर कर रहे हैं अपना सारा प्यार। ये बेटी भी सारण की जनता को वादा करती है कि अपना जान निछावर कर देगी, सारण की सेवा में दिन रात लगी रहेगी ये बेटी। रूडी कह रहे हैं लगातार कि विकास नहीं हो पाया सारण का आपके पिताजी के कार्यकाल में। मेरे पिताजी का कार्यकाल, उसके बाद से रूडी जी 10 साल में क्या करके दिखा दिए। वो अपना पहले विकास गिनाए ना, फिर मेरे पिताजी का। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि पीएम के आने से कोई असर नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वादा खिलाफी देश की जनता के साथ मोदी जी ने किया है, निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देगी। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी जंगल राज कायम है, हर जगह रेप और लूट की खबरें चल रही है। कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह का वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका निश्चित रूप से यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बेतहाशा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चूल्हा चक्की चलाने वाले लोगों और ख़ास करके गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है। उस स्थिति में निश्चित रूप से उनको जवाब देगा और परिवर्तन की लहर बनेगी। तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वही जंगल राज किए हुए है। हर जगह कहीं रेप का खबर छपता है, कहीं चोरी डकैती का छपता है, कहीं पुल गिर जा रहा है। बीमा भारती को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीमा भारती पूर्णिया की बेटी हैं, अति पिछड़ा की बेटी हैं, उनकी जीत पक्की है। इस बार का चुनाव परिणाम बिहार में चौंकाने वाला होगा। वहीं उन्होंने आरक्षण पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी के बाप का मजाल नहीं जो आरक्षण और संविधान खत्म कर दे। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीमा भारती जी की जीत होगी। तो संघर्ष उन्होंने किया है, जमीनी स्तर से वो उठ करके आई हैं और उठ करके आने के बाद भी उनको जिस हिसाब से सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, मौजूदा स्थिति तो हम सब लोग देख रहे हैं। वो अति पिछड़ा की बेटी है और साथ ही साथ पूर्णिया की बेटी है, तो हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया।
पूर्णिया में 2 बार बीजेपी से सांसद रहे उदय सिंह और पप्पू सिंह ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने किसी भी उम्मीदवार को अपना समर्थन देने से भी मना कर दिया है। बीते दिन आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती और कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने दोनों में से किसी को भी अपना आशीर्वाद नहीं दिया और कहा कि वोटर के पास नोटा का भी विकल्प है। मैंने कल बड़ा स्पष्ट कर दिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में, कि न मैं किसी के पक्ष में हूं, न मैं किसी के विरोध में हूं। पूर्णिया की जनता से यह भी आग्रह किया है कि आपको जो ठीक लगे वो निर्णय लीजिएगा। जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनके लिए खास करके मैंने कहा है कि सबको देख लीजिए, अगर कोई पसंद नहीं हो तो नोटा का भी विकल्प है, उससे भी इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे में मैं किसी को सबको शुभकामना दे सकता हूं, लेकिन मैं किसी के साथ न किसी को आशीर्वाद दे रहा हूं, न किसी से आशीर्वाद वापस ले रहा हूं। प्रधानमंत्री के जमुई आगमन को लेकर आरजेडी ने सवाल खड़ा किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पीएम मोदी की पहली सभा जमुई में है और जमुई में चिराग पासवान ने अपने जीजा को टिकट दिया है। क्या इस रैली में पीएम मोदी बताएंगे परिवारवाद है या नहीं? एनडीए गठबंधन में पूरी जमात ही परिवार की है। देश के आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री मोदी जी जमुई लोकसभा में प्रथम प्रचार के लिए आ रहे हैं। वो सीट दिया गया है अपने जीजा को, साले ने जीजा को दिया है वो सीट। तो वहां प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके पूरे गठबंधन में एक पूरी जमात ही जो है वो पिता पुत्र वाली है, समधिन वाली है। और उनके खुद के पार्टी में पिता, माता और पुत्र तक को मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो सब पर अपना जरा दृष्टिकोण स्पष्ट करिएगा। वहीं सुशील कुमार मोदी के कैंसर से पीड़ित होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जानकर बेहद दुख हुआ कि सुशील मोदी अस्वस्थ हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सुशील मोदी की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि आज ही सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी थी कि वो कैंसर से संघर्ष कर रहे हैं। कैंसर हो गया है। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सूचना हम लोगों को मिली है आज कि सुशील मोदी जी को जो है कैंसर हुआ है। हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, स्वस्थ हो और हम सब लोगों का पूरा स्नेह जो है इस समय में उनके साथ है और परिजनों के साथ। पटना पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि राम मंदिर चुनाव का मुद्दा न था न है। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है, इसलिए राम मंदिर बन गया है, उसका आनंद लें और काशी मथुरा भी बनेगा। राम मंदिर को चुनाव का मुद्दा न था न है। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा था, इसलिए राम मंदिर बन गया, उनका आनंद है और काशी मथुरा भी बनेगा। पर जिन्होंने मंदिर तोड़ा है वह ताकतें भारत में आज भी जिंदा है और उनकी खुराफत अभी भी भारत में चालू है। वह मंदिर तोड़ने वाली ताकतों को दबाना ही होगा। कई ऐसे राजनीतिक लोकसभा सीट के लिए महागठबंधन ने वादे के बावजूद कटिहार से आरजेडी की राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को उम्मीदवार नहीं बनाया। साथ ही अब राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, तो वहीं तारिक अनवर को महागठबंधन का उम्मीदवार बना दिया गया है। ऐसे में पटना से कटिहार पहुंचने पर समर्थकों ने अहमद अशफाक करीम का जोरदार स्वागत करते हुए चुनाव लड़ने की गुजारिश की। अब क्या आगे बागी बनकर कटिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर अहमद अशफाक करीम? उनसे बात की है संवाददाता सुब्रत गुहा ने।
तारीख अनवर तेरी खैर नहीं। पिछले 2 वर्षों से लगभग इसी टैगलाइन के साथ राज्यसभा सांसद मोहम्मद अशफाक करीम की राजनीति आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब महागठबंधन की तरफ से तारिक अनवर को कटिहार से प्रत्याशी बना दिया गया है। ऐसे में राज्यसभा सांसद मोहम्मद अशफाक करीम क्या करेंगे, जरा बात कर लेते हैं। सर, अब टिकट का ऐलान हो चुका है, अब आगे की आपकी राजनीति क्या होगी, क्या करेंगे सर? रुक जाइए। देखिए, मैंने पूरे इलाके में बड़ी मेहनत की थी। मुझे कहा गया था, पार्टी ने कहा था, हमारी पार्टी ने, जनता दल ने, कि आप कटिहार से चुनाव लड़ेंगे। पूरे क्षेत्र का भ्रमण ही नहीं किया, बल्कि घर घर गया सब लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।